नमस्कार, स्वागत है आपका ई नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में अगले आधे घंटे हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में। वहां पर किस तरह का एक्शन बन रहा है, किन शेयरों पर इस वक्त तेजी या मंदी है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही रणनीति क्या होनी चाहिए मिड कैप शेयरों पर, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और मार्केट में इस वक्त खरीदारी लौटी है। निफ्टी वापस से करीब 265 अंक ऊपर इस वक्त 280 अंकों की तेजी इस वक्त निफ्टी में आ चुकी है। बैंक निफ्टी में 658 अंकों की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। दिन की ऊपरी स्तर पर मार्केट इस वक्त कारोबार कर रहा है। शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से काफ़ी शानदार रिकवरी है इस वक्त दोनों ही इंडाइसेस में। और निफ्टी 24,400 के पार इस वक्त निकल चुका है। और देखना होगा क्लोजिंग किन स्तरों पर होती है। आज ही के आज हमने देखा कि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच और एक दायरे में कारोबार कर रहा था, लेकिन अब देखिए शानदार रिकवरी वहां से आ रही है। मार्केट ब्रेड पॉजिटिव 153 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, एडवांसेस में है। एनएससी और बीएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी मजबूत इस वक्त नजर आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में हम देखेंगे कि लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स अब हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मजबूती है आज आईटी स्टॉक्स, आईटी इंडेक्स में करीब 2.5% की तेजी है। रियल्टी 2% ऊपर अब आ चुके हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हम देखेंगे तो करीब 1.5% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में भी जो तेजी दिखाई दे रही है, जो टॉप गेनर्स है उसमें आईटी स्टॉक्स ही हैं। विप्रो 3% ऊपर, टेक महिंद्रा में 3% की तेजी, एलटीआई माइंट्री 3% ऊपर, एमएनएम, टीसीएस, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर निफ्टी के परफॉर्मर को देखें तो करीब 46 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त माफ कीजिएगा, 45 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और कमजोरी इस वक्त दिखाई दे रही है फार्मा शेयरों में। सन फार्मा, डिवीज लैब जैसे स्टॉक्स, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स इस वक्त हरे निशान में, लाल निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त का बाजार का हाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। और 3 विंडो के जरिए आपके सामने रखेंगे कि कौन कौन से मिड कैप स्टॉक्स है जो जहां पर कि आज सबसे ज्यादा एक्शन है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सुप्रजीत इंजीनियरिंग की। मजबूत नतीजे आए और उसके चलते स्टॉक में आज अच्छी मजबूती। आय में 8% की ग्रोथ, मुनाफा 15% बढ़ा कंपनी का, जिसके चलते आज हम यहां पर अच्छी तेजी देख रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक अच्छे नतीजों के दम पर इस स्टॉक में भी तेजी है। हालांकि हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है, लेकिन घाटे के मुकाबले कंपनी ने 347 करोड़ का मुनाफा इस बार पोस्ट किया। और बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। ओएफएस के कारण शेयर में गिरावट, कंपनी में वेदांता 14 करोड़ शेयर्स बेचेगी, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक इस वक्त कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ 5paisa.com से रुचित जैन मौजूद हैं और उनसे पहले जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। रुचित जी, थैंक यू सो मच ई नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पहले तो बाजार पर अपना व्यू दीजिए। काफी शानदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है, रिकवरी अच्छी आई है और 24,400 के पार निकल चुका है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी तेजी है। इंडेक्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? अगर ये लेवल्स होल्ड कर लेते हैं क्लोजिंग लेवल पर भी, तो क्या एक फ्रेश तेजी के लिए तैयार है बाजार? जी नमस्ते पूजा जी। पूजा जी, अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखिए तो पिछले हफ्ते से इनफैक्ट 2 हफ्ते हो गए हम मार्केट्स को इंडेक्स फ्रंट पे हमने काफी एक रेंज में देखा है। और ये पूरे 2 हफ्ते की रेंज देखिए तो 24,450 से 24,500 ये ऐसे नो लेवल्स है जो हर्डल लैग किया था। सो आई थिंक आज का क्लोजिंग डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम ये 24,470 के ऊपर का क्लोज देते हैं या वो लेवल सरपास कर देते हैं तो आई थिंक मार्केट्स में मोमेंटम फिर से पॉजिटिव साइड टर्न होने के पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि आज का क्लोजिंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के गैप अप ओपनिंग के बाद में जो फॉलो अप मूव रहा है कि पहले हमने डिप देखी, डिप पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। सो आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग है। सो आज का क्लोजिंग पे हम भी नजर रखेंगे। 24,470 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर आने वाले दिनों में 24,630 तक के लेवल्स हम मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो निफ्टी पर ये राय दिन के ऊपरी स्तर पर और लगभग 300 अंकों की तेजी इस वक्त निफ्टी में आ चुकी है। बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है।
लेकिन रुचित ऐसे में ट्रेड के मौके आप कहाँ पर देख रहे हैं? तो दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन अब देखें तो मोर और लेस हम लार्ज कैप पे पहले ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रेकआउट पे यूजुअली लीडरशिप्स आती है वो लार्ज कैप से पहले आती है, फिर हम फॉलो बाइंग मिड कैप्स और ब्रॉडर मार्केट्स में देखते हैं। तो एक तो आईटी है, आईटी में क्लियरली आज के दिन में एक अच्छा मोमेंटम जो बिल्टअप हुआ है उसमें रिसेंट करेक्शन के बाद में निफ्टी आईटी इंडेक्स ने अपने 40 डीएमए पे सपोर्ट बेस बनाया, आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, तो अप ट्रेंड का रिजम्पशन के साइंस पहले तो आईटी में है। एचसीएल टेक विद इन द स्पेस काफी पॉजिटिव लग रहा है, जहां पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। एचसीएल टेक करंट लेवल्स पे भी 1600 के नीचे स्टॉप लॉस के खरीदारी कर सकते हैं, 1740 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स करे। और दूसरा पिक मेरा टाटा मोटर्स पे रहेगा, कि जहां पे हमने देखा कि जो भी प्राइस वाइज करेक्शंस आए हैं उसमें कोई बड़े वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग वहां पे नहीं है, और एक ब्रॉडर अप ट्रेंड के करेक्टिव फेज ही थे जो मार्केट के साथ साथ कुछ जो डिप मिला। अब यहाँ पे फिर से मोमेंटम रिज्यूम होने के साइंस नजर आ रहे हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे स्विंग लो ये स्टॉक ने आज सरपास किया है। तो टाटा मोटर्स को 1050 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1150 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो टाटा मोटर्स पर नज़र रखिए 1150 के टारगेट के लिए। ये थोड़ा लार्ज कैप स्पेस से हमने आपको राय दी। और इसके अलावा मिड आईटी स्टॉक्स में एचसीएल टेक अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप तेज़ी करके चल सकते हैं। और आईटी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है, हमने निफ्टी के स्टॉक्स को तो हाईलाइट किया ही, मिड कैप में भी देखेंगे तो मिड कैप आईटी शेयरों में भी काफ़ी अच्छा एक्शन बना हुआ है। फर्स्ट सोर्स, बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं, एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छी बाइंग इस वक्त नजर आ रही है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में रुचित कुछ अच्छा लग रहा है आपको तेजी करने के लिए? मिड कैप आईटी भी सेक्टर तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज के जो प्राइस अपमूव्स है आपने जो भी स्टॉक के नाम किए, सो आई थिंक वहाँ पे वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है। एम्फेसिस के साथ मैं जाना चाहूंगा, अगर यहाँ पे एक अच्छी तेजी के कंटिन्यूएशन के साइंस देखने तो, क्योंकि एम्फेसिस में पिछले टाइम भी जब भी प्राइस अपमूव आते तो अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं, रिसेंट करेक्शन मार्केट के साथ साथ आईटी नेम्स के साथ साथ आया, बट स्टॉक ने काफी अच्छा सपोर्ट बेस बनाया है 2700 के आसपास, और अब नेक्स्ट लेग ऑफ अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है। ऑल्दो स्टॉक ऑलरेडी भी 6% ऊपर है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ी अगर पोजिशनल चार्ट देखे लंबे टाइम फ्रेम के, तो स्टॉक में 3300 से 3400 तक के अपमूव्स के पॉसिबिलिटीज है। सो यहाँ पे आई थिंक खरीदारी कर सकते हैं, अभी भी 2750 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और ऊपर 3300 तक के टारगेट्स एम्फेसिस में एक्सपेक्ट करें। ओके, 6.5% ऊपर है, लेकिन अभी भी 3300 के टारगेट्स के लिए आप एंट्री ले सकते हैं एम्फेसिस में। रुचि जी, रियल्टी स्टॉक्स में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? निफ्टी रियल्टी इंडेक्स भी देखेंगे तो 2% ऊपर आ चुका है, इसमें डीएलएफ 4% अब ऊपर आ चुका है, ओबराय रियल्टी में 2% की तेजी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सुबह डेवलपर्स जैसे स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं। कई मौके देख रहे हैं आप ट्रेड में किसी रियल्टी शेयर पर? एक लंबे समय का कंसोलिडेशन हमने रियलिटी स्पेस में भी देखा। डीएलएफ जैसे स्टॉक में देखेंगे तो जो मार्च महीने में हाइज बनाए थे, उसके बाद बाजार ने नए हाइज बनाए, लेकिन रियलिटी स्पेस कहीं ना कहीं बहुत सिलेक्टिव रहा था। तो आई थिंक अगर यहाँ पे मार्केट का अपट्रेंड का रिजम्पशन होता है तो रियलिटी स्पेस में डेफिनेटली एक अपमूव काफी अच्छा रह सकता है। डीएलएफ काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, यहाँ पे 900 के आसपास के इनिशियल टारगेट स्टॉक में लग रहे हैं जो रेजिस्टेंस रहेंगे पिछले स्विंग हाइज है, और 900 के ऊपर अगर आने वाले समय में निकलता है तो फिर नए हाइज की तरफ भी ये स्टॉक बन सकता है। एक अच्छा सपोर्ट बेस्ड स्टॉक में फिलहाल 810 के आसपास बन चुका है, तो 810 के नीचे स्टॉप लॉस रख के डीएलएफ में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनाई जा सकती है। ठीक है, तो डीएलएफ में आप एंट्री ले सकते हैं, अभी भी 4% ऊपर है, लेकिन इन स्तरों पर भी अच्छा लग रहा है, तेज़ी करके चल सकते हैं डीएलएफ में। आगे बढ़ते हैं और अब खबरों के दम पर मिड कैप शेयरों में एक्शन कहाँ है बताने के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए। जी हाँ, तो आज अगर हम मिड कैप में बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं औरोबिंदो फार्मा के साथ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की यूजिया फार्मा जो एक उसकी सब्सिडरी है उसको वार्निंग लेटर मिला है यूएस एफडीए की तरफ से, और इसकी वजह से हमने देखा है कि नेगेटिव सेंटीमेंट आज के दिन में हमें इस शेयर में देखने को मिला था। अगली बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही इनकॉर्पोरेट किया है एक नया सब्सिडरी जिसका नाम है जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज, एंड इसका काम ये रहेगा कि ये जो बिजनेस रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, वो काम इस कंपनी के थ्रू होने वाला है। और आखिर में बात करते हैं जीएमआर पावर की, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें Q1 के नंबर्स देखने को मिले थे। कंपनी ने नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया है 1300 करोड़ का, जो कि इसी क्वार्टर लास्ट ईयर में लॉस था 200 करोड़ का, और इसी के साथ साथ कंपनी का एक इनेबलिंग प्रोविजन भी हमें देखने को मिला, जहाँ पे 3000 करोड़ तक का एक फंड रेज जो है वो इस साल में कंपनी कर सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आज के दिन में मिड कैप में देखने को मिला था, और उसमें सबसे पहले आता है LTTS। फिर अगर हम बात करें एम्फेसिस की, तो जैसे
जैसे ये IT नेम है, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें पेटीएम, सोना कॉम्स और AB कैपिटल, तो यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम जो है आज के दिन में हमें देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे कहीं पे MFSL जैसे स्टॉक हो गया, अभी जैसे हमने देखा कि औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पे एक मिड कैप लूजर्स के रूप में ये सब स्टॉक जो है वो हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लैंड फार्मा की, अपोलो टायर्स की, तो वहाँ पे भी एक नेगेटिव मोमेंटम जो है वो आज के दिन में देखने को मिला था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट की, तो एक अच्छा मूव जो है वो हमें इन सब स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। आगे भी जाके इन सब स्टॉक्स में नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि और मोमेंटम जो है आगे जाके भी अगले आखिर दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखिए। और आज फार्मा शेयर कमज़ोर भी हैं मिड कैप स्पेस में भी, और बड़े फार्मा स्टॉक्स भी आज कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाकी जहां पर एक्शन है वो अभी गौरव आपको आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ स्ट्रैटेजी देने के लिए फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल मौजूद हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून पूजा। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो सीमेंस में रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेलीज पे एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, तो करंट लेवल से कॉल ऑप्शन के जरिए हम इसको ट्रेड करेंगे। 7200 का कॉल ऑप्शन आपको करीब 175 से 177 की रेट के अंदर अभी बाय करने को मिलेगा, तो आप इसको खरीदारी करके चले। ऊपर की तरफ टारगेट 285 और 300 का सेकेंड टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस आपको 120 का इसके अंदर मेंटेन करके चलना है। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि ऊपर की तरफ 8000 तक का एक अपमूव दिखा सकता है स्पॉट लेवल रेट्स पे, तो आपको अधिकतम मुनाफा बाय साइड पे इस स्ट्रैटेजी को प्ले करने से जो मिलेगा वो है 18,750 का, और अधिकतम नुकसान 8,250 तक का हो सकता है। तो आप इसको बुलिश साइड की स्ट्रैटेजी को प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें। ठीक है, थैंक यू ध्वनि आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सीमेंस की 7200 की कॉल खरीदे इस वक्त। आज भी स्टॉक ऊपर है करीब 2.5% से ज़्यादा, और पिछले 5 दिनों में हम देख रहे हैं जब से नतीजे आए हैं कंपनी के, तब से एक तेज़ी बनी हुई है। लगभग 400 अंक ये चल चुका है पिछले 4-5 दिनों में। तो स्टॉक पर नज़र रखिए। इस स्ट्रैटेजी के जरिए 18,750 तक का मुनाफा आपको हो सकता है। कुछ और भी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं, और इस बीच हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। सरकार मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जल्द ही नई स्कीम का ऐलान करेगी। हमसे खास बातचीत में फार्मा सेक्रेटरी अरुणीश चावला ने कहा कि स्कीम के लिए वित्त मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। आइए आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ केंद्रीय फार्मा सेक्रेटरी हैं सर ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा पहला सवाल PLI स्कीम से होगा। गवर्नमेंट ने कुछ PLI स्कीम फार्मा सेक्टर के लिए घोषणा की है, और उसके हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी देखे हैं ऑन ग्राउंड। मेरे 2 सवाल हैं, एक एक्चुअल स्टेटस इस वक्त क्या है, और दूसरा API कैटेगरी की जहाँ तक बात करें, एक प्रपोजल था जिसमें आप API के लिए PLI स्कीम पार्ट 2 की भी घोषणा करने वाले थे, जिस पर चर्चा चल रही थी, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है? जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने फार्मा और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में 3 PLI स्कीम्स को लागू किया है, और इसमें से सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे कठिन बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस की PLI योजनाएं थी। और अब हमें बताकर यह बहुत खुशी हो रही है कि ये दोनों योजनाएं बहुत सफल रही हैं। इन्होंने आशा से बेहतर परफॉर्म किया है, और 25 बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स इन योजनाओं के अंतर्गत भारत में स्थापित हुए हैं, और ये या तो बल्क ड्रग्स बना रहे हैं या ऐसे मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं जो सब पहले भारत में पूर्णतः इंपोर्ट या आयात होते थे। और इनको देखने से बहुत से ऐसे प्लांट्स को मैंने स्वयं जाकर देखा है, बहुत उत्साहवर्धक हैं, और इनसे हाई क्वालिटी मेडिसिन्स, हाई क्वालिटी डिवाइसेस ना केवल देश में सप्लाई हो रहे हैं, बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी प्रारंभ हुआ है।
उसमें एक सवाल ये है कि चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, खासकर एपीआई इंपोर्ट की बात करें, 80% से ज़्यादा है। तो अब जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड आ रहे हैं तो क्या टारगेट है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितनी कम हो जाएगी? समय आ गया है कि हम ये स्टीरियोटाइप्स को उठाकर फेंक दें। गत वर्ष, पिछला जो क्लोजिंग वर्ष है, उसमें हमने जितनी बल्क ड्रग्स इंपोर्ट की उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट की। ये पहली बार हुआ है और यह पीएलआई स्कीम की बहुत बड़ी सफलता है। फॉर्मुलेशंस के क्षेत्र में भारत अग्रणी है। हम अगर 3 बिलियन की फॉर्मुलेशंस का आयात करते हैं तो हम 22 बिलियन हमने पिछले वर्ष में एक्सपोर्ट भी किया है। रिसेंटली IQVIA एक कंसल्टेंसी है जिसने अमेरिका के मार्केट स्टडी की और यह पाया कि 40% प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अमेरिका में भारत से सोर्स हो रही हैं और US FDA सर्टिफाइड प्लांट सबसे अधिक भारत में है अमेरिका के बाद। यूनाइटेड किंगडम ने 20% मेडिसिन भारत से सोर्स हो रही हैं। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी के भी यूरोप के बाहर सबसे सर्वाधिक सर्टिफाइड प्लांट भारत में है। तो ये नैरेटिव अब पुराना हो चुका है। अब हम इससे बहुत आगे निकल गए हैं। हम टेक ऑफ स्टेज में हैं। फार्मा इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रही है और आगे आने वाले वर्षों में आप और उत्साहवर्धक परिणाम देखें। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ अरुणीश चावला जी, फार्मा सेक्रेटरी, और हमें एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए कि पीएलआई स्कीम जल्द आ सकती है। मेडिकल डिवाइस के लिए नई स्कीम यहाँ पर जल्द आ सकती है और R&D इनोवेशन के लिए भी इंसेंटिव पर विचार है। बड़ी खबर, इसमें पॉली मेडिकेयर जैसे स्टॉक हैं, टासन प्रोडक्ट्स जैसे कंपनियां हैं जो कि इस सेक्टर में काम करती हैं। पॉली मेडिकेयर तो आज हम देख रहे हैं 3% ऊपर भी है, तो इन सब तमाम स्टॉक्स पर इस खबर का इम्पैक्ट होगा, इस पर नज़र रखिए। लेकिन चलिए एक और स्टॉक पर फोकस करते हैं और आज ओला इलेक्ट्रिक का शेयर भी रफ्तार में है। लिस्टिंग के बाद से शेयर में 70% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। तेज़ी की वजह क्या है बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतन जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए। जी पूजा, लिस्टिंग के बाद से हम देख रहे हैं कि लिस्टिंग सुस्त हुई थी और उसके बाद से ओला इलेक्ट्रिक लगातार सरप्राइज कर रहा है और अब तो भाव इसका निकल गया है 130 रुपए के ऊपर और मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप पहुंच गया है 55,000 करोड़ रुपए के ऊपर। उसकी ट्रिगर ये बन रहे हैं कि नतीजे कंपनी के आए थे। आज हमने देखा था कि 32% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और नतीजों के साथ साथ कंपनी ने अपनी रोडस्टर बाइक भी लॉन्च करने का फैसला किया है। 3 वेरिएंट में बाइक उतारी है। ये ईवी मोटरसाइकिल होगी और उसके चलते देखने की शेयर में जोश है। लेकिन जोश की बड़ी वजह यह है कि ब्रोकरेज हाउसेस भी इसको लेकर काफी ज्यादा अपबीट हो गए हैं। कमेंट्री काफी उनकी पॉजिटिव हो गई है। HSBC की रिपोर्ट आई है। HSBC ने खरीदारी किराए के साथ शेयर के लिए 140 रुपए का लक्ष्य दिया है। 140 रुपए का लक्ष्य, यानी कि बुधवार की क्लोजिंग से करीब 26% का अपसाइड। हालांकि अब ये लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं रह गया क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि 130 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। दरअसल HSBC का मामला है कि कंपनी के लिए रेगुलेटरी सपोर्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर हम देख रहे हैं कि माहौल काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। यही नहीं, आगे कंपनी की ओर से खर्च घटने की उम्मीद है और बैटरी वेंचर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो HSBC को ठीक लग रहा है। HSBC का मानना है कि 2028 तक मैन्युफैक्चरिंग खर्च में तेज़ गिरावट होगी ओला इलेक्ट्रिक के। हालांकि HSBC ने कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पर फ्लैग किए हैं। उनका ये कहना है कि भारत के बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पैठ है अभी भी उतनी तेज नहीं है, थोड़ी सी सुस्त है, थोड़ी सी धीमी देखने को मिल रही है। यही एक और चीज़ ये है कि जो रेगुलेटरी सपोर्ट अभी तक ओला को मिलता रहा है ये कब तक जारी रहेगा, इसको लेकर थोड़ी सी अनिश्चितताएं ज़रूर है। और यही नहीं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा भारत के बाजार में ईवी को लेकर और मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। तो देखते हैं कि ओला के लिए यहाँ से कितनी और ज़्यादा यहाँ से मोमेंटम बिल्ड होता है। लेकिन घाटा जो है पहली तिमाही में बढ़कर वो 347 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। हालांकि कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है, खर्च कर रही है, तो ये घाटा होना लाजमी भी है। लेकिन अगर हम ओला के निवेशकों की बात करें तो पॉजिटिव क्या है वो आपको बता देते हैं। 76 रुपए का IPO भाव था,
वहां से अगर आप शेयर को देखेंगे तो करीब करीब 75% के आसपास का उछाल ऑलरेडी शेयर के भाव में आ चुका है। पहली तिमाही में आय बढ़कर आय 32% बढ़ी है और ये पहुंच गई है 1650 करोड़ रुपए के आसपास। यही नहीं, जून तिमाही में जो ईवी टू व्हीलर का जो मार्केट रहा है भारत में, उसमें ओला का जो हिस्सा है वो है 49% का। मतलब कि आधे से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो ओला बेच रही है टू व्हीलर के स्पेस में। और इसको थोड़ा और टैप करने के लिए, इस मार्केट पर और अपना दबदबा कायम करने के लिए अब ईवी के मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी ओला ने अपनी 3 बाइक उतार दी है। रोडस्टर सीरीज को कंपनी ने बाजार में उतारा है और जिसकी कीमत है 75,000 रुपए से शुरू हो रही है और इसकी कीमत जाएगी 2.5 लाख रुपए तक। तो ये कुछ फिगर है जिसके चलते ओला लिस्टिंग के बाद हम देख रहे हैं कि तेज रफ्तार दिखा रहा है। बिल्कुल, काफ़ी पॉपुलर ये आईपीओ था और इसकी लिस्टिंग का वेट भी किया जा रहा था, लेकिन लिस्टिंग काफ़ी सुस्त हुई थी। लेकिन उसके बाद से जो तेज़ी हम देख रहे हैं स्टॉक में, और जब एक्सपर्ट्स से हमारी बात भी हो रही थी तो वो भी कह रहे थे कि अभी 1-2 क्वार्टर वो देखेंगे, रिजल्ट्स एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर कोई व्यू बनाएंगे, क्योंकि कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के लिए। लेकिन दमदार नतीजे और बाकी सारे फैक्टर्स भी अभी अभिषेक आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे। 19% ऊपर नतीजों के बाद ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। रुचित, वैसे तो ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, रिसेंट लिस्टिंग ही है, लेकिन आपके सर्कल में आप बात भी कर रहे होंगे अपने क्लाइंट्स के साथ ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ को लेकर। ये जो तेज़ी बनी है, क्या व्यू बन रहा है आपका? जैसे आपने बताया कि काफी लिमिटेड हिस्टोरिकल डेटा है, अभी नई लिस्टिंग है तो यूजुअली चार्ट्स पे एनालिसिस नहीं होता है। बट लेकिन यस, अगर जो इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया है और अगर उनको ये अलॉटमेंट हुआ है तो डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट्स है। सो मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रखना चाहिए कि जहाँ पे प्रॉफिट्स में स्टॉप लॉस लगाए, और इनकेस कोई आगे मेजर बड़ा डिप जैसा फिलहाल तो साइंस नहीं है, बट अगर वो स्टॉप लॉसेस हिट हो तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कर ले। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड अगर लिस्टिंग गेन्स के पर्सपेक्टिव से या शॉर्ट टर्म के गेन्स के पर्सपेक्टिव से किसी ने लिया है तो वो सबसे बेटर मेथड रहेगा ये ट्रेंड को राइड करने के लिए। स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहिए, ये है सलाह आपके लिए। अगर आपको गेन हो रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। जो थोड़े बहुत भी यहाँ पर चार्ट्स अवेलेबल हैं उसमें हमने आपको राय देने की कोशिश की। तो बेहतर रणनीति इस तरह के स्टॉक्स में यही होगी कि स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते रहिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। रुचित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।